हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे और इससे पहले हम लोग 1 से 2 तक पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क सीरीज टेस्ट नंबर 3। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चन दिया जाता है और यह स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन सर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था स्पेशल दरोगा के लिए, ठीक है, होमवर्क सीरीज। इसमें आपको होमवर्क भी दिया जाता है, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चन दिया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, सेट नंबर 3। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। अगर वीडियो को अच्छे से अगर 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है इस वीडियो में। तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जब, ठीक है, 1 से 2 ठीक है होमवर्क सीरीज नहीं देखे हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। आते हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर 3 यानी कि होमवर्क सीरीज नंबर 3 का फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन है। ये होमवर्क सीरीज का डे नंबर 3 है, ठीक है, होमवर्क सीरीज नंबर 3 है। हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर और क्वेश्चन में से लिया गया है क्वेश्चन कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था आपका सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो था, ठीक है, राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो था ये शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सभी सुविधाएं को उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला पॉइंट में इसी में क्वेश्चन दिया गया है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे था। तो सागरमाला परियोजना का जो संबंध था वो था आपका बंदरगाह से था, ठीक है, बंदरगाह से संबंधित है। ये सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम करता है सागरमाला परियोजना। और भारतमाला परियोजना जो है ये सड़क, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। सड़कमाला परियोजना जो है वो सड़क, ठीक है, राजकीय राजमार्ग से संबंधित है। सागरमाला परियोजना जो था ये कब हुआ था, 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन भारतमाला परियोजना जो था ये शुरू किया गया था 2017 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो पोलावरम परियोजना जो है ये यहाँ पे कौन से राज्य में विरोध करना शुरू कर दिया है, तो वह है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। पोलावरम जो परियोजना ये किस नदी पे है, तो यह गोदावरी नदी पे है। किस नदी पे, तो गोदावरी नदी पे है ये, ठीक है। गोदावरी नदी का लंबाई कितना है, तो यह आपका 1465 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यहाँ पर त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है, नासिक के, ठीक है, नासिक के पास है त्र्यंबक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। इसके सहायक नदी है पैनगंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे इसी में क्वेश्चन दिया गया है कि पोलावरम परियोजना जो अवस्थित है किस नदी पे, तो अभी हम लोग बताए थे कि गोदावरी नदी पे अवस्थित है, ठीक है, गोदावरी नदी पर अवस्थित है। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय जो है कब घोषित किया गया था। तो पोलावरम जो परियोजना था, ठीक, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया था आपका 2014 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, दिया गया है कि नई चेतना 3.0 की शुरुआत कब और कहां से किया गया था। तो नई चेतना 3.0 या 0 योजना की शुरुआत कब और कहां से किया गया था, तो ये किया गया था आपका 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर 2024 को। कहां से किया गया था, तो नई दिल्ली से किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, नई दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया गया था। तो महिलाओं के लिए हिंसा उन्मूलन का दिवस मनाया जाता है कब, तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया है। तो बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पे बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया, कौन सा परियोजना है, तो आपका पोस्को अधिनियम में संशोधन किया गया है, ठीक है, पोस्को अधिनियम है उसी में संशोधन किया गया है। और ये पोस्को अधिनियम कब लाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पोस्को अधिनियम लाया गया था 2012 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पॉइंट इसमें दिया गया, अगला प्रश्न है कि IT अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है वो कौन सा धारा है, तो धारा नंबर 67 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो कौन है। तो बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है किनको, तो वो जाना जाता है आपका शारदा सिन्हा को जाना जाता है, ठीक है, शारदा
सिन्हा को जाना जाता है बिहार कोकिला के नाम से, ठीक है। लेकिन एक भारत कोकिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो भारत कोकिला हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। और स्वर कोकिला किसको कहते हैं, तो लता मंगेशकर को कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग शारदा सिन्हा के बारे में जानते हैं। शारदा सिन्हा की जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 5 नवंबर 2024 को हुआ था, मृत्यु हो गया था। इनका जन्म हुआ था कब, तो 1952 में जन्म होता है। इनके बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है, करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पद्म भूषण मिला था कब, तो 2018 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। पद्म श्री दिया गया था कब, तो 1991 में पद्म श्री दिया गया था। उसके बाद पद्म विभूषण दिया गया था मरणोपरांत कब, तो 2025 में, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत की प्रतिनिधित्व करेगी। तो भारत की कौन सी फिल्म जो है इस बार ऑस्कर में प्रतिनिधित्व करेगी, तो वह आपका लापता लेडीज है। कौन है, तो लापता लेडी जो है वो प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है, इस बार ऑस्कर फिल्म में। और ये ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो 1929 में इसका शुरुआत हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो कौन से हैं, तो वह है आपका कब ये दिया है किनको, तो सत्यजीत, ठीक है, सत्यजीत रे को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे को कब दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका 30 मार्च 1992 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि देशी गाय को राज्य माता का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया था। तो देशी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया किसके द्वारा, तो ये दिया गया आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उस समय सीएम जो थे कौन थे महाराष्ट्र के, तो एकनाथ शिंदे थे, ठीक है, एकनाथ शिंदे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, एकनाथ शिंदे थे। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो कौन सा है, तो वैदिक सभ्यता में गाय के लिए जो प्रयोग किया गया जो शब्द है वो अधन्य है। कौन है, अधन्य है। अधन्य मतलब होता है ऐसा वस्तु, ऐसा, ठीक है, ऐसी इसको ऐसे श्रेणी में रखा गया कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में इसको रखा गया है गाय को। और वैदिक काल में जो है, ठीक है, ऋग वैदिक काल में इसको क्या इसमें रखा गया है कि, ठीक है, वेद में इसका जो जिक्र मिलता है कि इसको मारने वाले को या तो देश से बाहर निकाले जाने की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, कौन कौन सा, तो एक था आपका ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था वो आपका 1500 से लेकर के 1000 BC तक था, BC मतलब ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो जारी किया जाता है आपका श्रम ब्यूरो संस्था के द्वारा, ठीक है, श्रम ब्यूरो संस्था के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में रोजगार और बेरोजगार के आंकड़े का कौन जारी करता है। तो भारत में रोजगार और बेरोजगार का जो आंकड़ा है ये जारी करता है कौन, तो NSSO करता है। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक, ऑफिस होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया था। तो बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो था वो किया गया था कहाँ पे, तो पटना, ठीक है, पटना बिहटा में, ठीक है, पटना में एक जगह है बिहटा, वहीं पे इसका शुरुआत जो है वो किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 21 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा की किस एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया आपका तिरुवनंतम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ये इसका शुरुआत किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया था। तो आंतरिक वायु गुणवत्ता विकास जो था इसका शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो CSIR के द्वारा शुरू किया गया था। CSIR का स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में 1942 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमी मंच का उद्घाटन शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। तो अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। तो ये किया गया था आपका कहाँ पे, केरल राज्य में किया गया था। कहाँ पे, तो केरल राज्य में किया गया था। कब किया, केरल राज्य की स्थापना कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना होता है। और केरल का भी मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि CM कौन है, तो पिनराई विजयन है। और ठीक है, केरल के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महिला उद्यमिता मंच किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। तो महिला उद्यमिता मंच जो था ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा,
तो नीति आयोग के द्वारा जो था वो शुरू किया गया था। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना कब होता है? तो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को। नीति NITI, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो भारत का टॉप राज्य रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा? तो केरल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, केरल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो शीर्ष राज्य रहा है इसमें भी केरल ही शीर्ष राज्य रहा है। ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया, तो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शिक्षा, ठीक है, शीर्ष स्थान कौन सा है? तो समग्र रूप से शीर्ष स्थान पे जो है वो रहा है कौन? तो वो रहा है IIT मद्रास रहा है। ठीक है, IIT मद्रास रहा है। ठीक है, मद्रास रहा है कितने स्थान पे? तो 9वें स्थान पे था और ये श्रेष्ठ, ठीक है, पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया था? तो इंडिया रैंकिंग 2024 का जो संस्करण था वो 9वां संस्करण जारी किया गया था। ठीक है, 9वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां, और ये जो डाटा है ये 2024 का डाटा है। ठीक है, 2024 का डाटा है, लेकिन 2025 में क्या हो गया है? तो 2025 में भारत का जो स्थान है वो हो गया 118वां स्थान हो गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे जो है वो फिनलैंड है, फिनलैंड है पहले स्थान पे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन जारी करता है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक का जो प्रकाशन है वो कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को स्थापना होता है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI का नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको भारत का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहते हैं जिसको, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था AMS स्वामीनाथन के सिफारिश पे। ठीक है, AMS स्वामीनाथन के सिफारिश पे जो था इसको लागू किया गया था। AMS स्वामीनाथन जो थे वो किस हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो AMS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का शुरुआत कब होता है? तो 1966 से 67 में इसका शुरुआत होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और बाहर अगर पूछेगा कि पूरे, ठीक है, विश्व में, यानी कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो था यह बिताया था कहाँ पे? तो वैशाली में बिताया था। कहाँ पे? तो वैशाली में बिताया था। और सर्वाधिक कहाँ पे बिताया था? तो सर्वाधिक जो था उस श्रावस्ती में बिताया था। कहाँ पे? तो श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में बिताया था सर्वाधिक। बुद्ध का जन्म पूछ लिया जाता है, तो बुद्ध का जन्म होता है 563 BC में और मृत्यु होता है 483 BC में। ठीक है, बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति होता है वो कब होता है? तो होता है आपका 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। कहाँ पे होता है? तो बुद्ध को बोध गया के, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, गया के एक जगह है बोध गया, उस वहीं पे, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध की, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। और उसी समय जो है वो गौतम बुद्ध जो अपने उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। UNEP के द्वारा। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना कब हुआ था? कौन सा सम्मेलन में? तो ये हुआ था आपका, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, 5 जून 1972 में। और उसी समय से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 जून को। और ये पहली बार कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस? तो 1974 में मनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रक्षा संसाधन और विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का स्थापना जो था वो कब किया गया था? तो DRDO का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1858 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और अभी जो है 2025 में इसका कितना स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 67वां जो था स्थापना दिवस मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रक्षा पेटी यानी कि लाइफ बोट
का तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है वो करता है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो है ये कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? तो वो है आपका सरदार, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो सबसे बड़ा निर्माणाधीन परियोजना है, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। ये जो था इसका ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो सरदार सरोवर परियोजना जो था वो 5 अप्रैल 1961 में जो था यह स्टार्ट हुआ था परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने अपने स्थापना वर्ष किस अवधि तक एक संसदीय निकाय के रूप में कार्य किया था? तो ठीक है, एक सदस्यीय जो था निकाय के रूप में कार्य कब किया था? तो इसका स्थापना होता है कब? तो 1950 में इसका स्थापना होता है और 1950 से लेकर के 1989 तक एक सदस्य के रूप में कार्य किया था और उसके बाद जो था वो 3 सदस्य के रूप में कार्य करना चालू कर दिया था 1989 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन के द्वारा पारित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का जो है वो संकल्प पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। आपातकाल जो है वो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? तो एक तो होता है राष्ट्रीय आपात होता है, दूसरा होता है वित्तीय आपात होता है, ठीक है, वित्तीय आपात होता है, और तीसरा जो होता है वो राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात कह सकते हैं या राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? तो 352 अनुच्छेद में, वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में वर्णन है और राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसे परिघटना किस मंडल में घटित होता है? तो यह घटित होता है किस मंडल में? तो आयन मंडल में जो था ये सब घटित होता है आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल का जो मोटाई है कहाँ से कब से कहाँ से कहाँ तक है? तो आयन मंडल का जो मोटाई है वो है आपका कहाँ से? तो वो है आपका, ठीक है, 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर, यानी कि 0 से 600 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक? तो 80 से 600 किलोमीटर हम कह सकते हैं, 80 से 600 किलोमीटर के बीच में है आयन मंडल का। इसमें जो है वो, ठीक है, वायुमंडल के 5 मंडलों में बांटा गया है, कौन कौन सा? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। तो ये जितने भी आप हमको एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बोल के बता रहे हैं ये आप कॉपी पेन लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इस सीट को निकलवा करके इसमें जो आप फिल भी कर सकते हैं ताकि आपको रिविजन करने में बहुत ही आसान होगा। और कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, यह स्पेशल बिहार दरोगा का चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं वायुमंडल का जो कितने परतों में बांटा गया है। तो ये 5 परतों में कौन कौन सा? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, ठीक है। आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल का जो मोटाई है वो कितना है? तो 0 से लेकर के 12, ठीक है, 18 किलोमीटर कह सकते हैं। समताप मंडल है 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। मंद मंडल है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल है या ताप मंडल उसी को कहते हैं, ठीक है, 80 से लेकर के 600 किलोमीटर तक। और बहिमंडल जो है वो 600 किलोमीटर से ऊपर तक, जहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? तो पूरब से पश्चिम की ओर करने वाले मात्र 2 ही ग्रह हैं, कौन कौन सा? तो एक तो शुक्र है और दूसरा वरुण है, शुक्र और वरुण। बाकी सभी पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, लेकिन ये जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर करता है, ठीक है, यह परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है, ठीक है। कितने ग्रह टोटल हैं? तो टोटल जो 8 ग्रह हैं, ठीक है। सन जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। बुध है, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लूटो को जो है इस ग्रह की श्रेणी से अभी हटा दिया गया है, कब? तो प्राक सम्मेलन 2006 में इसको हटा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा इसका पूरा नाम होता है और यह मस्तिष्क के किस भाग में संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका पश्च मस्तिष्क का ये भाग है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क का ये भाग है। और इसका जो कार्य क्या है मेंडुला ऑब्लांगेटा का? तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय की धड़कन की गति, हृदय की धड़कन, ठीक है, छींक, ये सभी, छींक, खांसी, ये सभी को जो है वो नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि बिहार के दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है किस जिले में? तो वह है आपका जमुई जिले में अवस्थित है ये नागी नटकी, ठीक है। और ये इसका कब मिला था दर्जा? तो ये दर्जा मिला था आपका 5 जून 2024 को दर्जा दिया गया था रामसर साइट, दूसरे रामसर साइट का। और पहला अगर पूछ लिया जाएगा तो कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका कांवरतार झील हो जाएगा, ठीक है। कांवरतार झील हो जाएगा, जो कहाँ है? बेगूसराय जिले में स्थित है, जो पहला रामसर स्थल है बिहार का। और ये जो है कांवरतार झील वो एशिया का पहला गोखुर झील भी है, साफ पानी वाला गोखुर झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार दरगाह में पूछ लिया गया भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार बनाया गया था 1974 में, यानी कि 1974 में। और ये कौन सा सम्मेलन में स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो था, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 में, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था। और कौन सा संस्था था? तो यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और उसी समय 5 जून को जो है वह पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सा है? तो आपका माही नदी है। कौन सा नदी है? तो माही नदी है। माही नदी जो है वो भारत का कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा कहाँ स्थित होता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित होता है ये कर्क रेखा। कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, कौन कौन सा? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो यहाँ से 23.5 डिग्री हम नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हम लोग ईस्ट में अगर 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो यही ये जो क्या है, तो इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर हम, ठीक है, साउथ में जाते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या? तो मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरता है, कौन कौन सा? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और भी पूछ लिया जाएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सा है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी है। कौन सा है? तो लिम्पोपो नदी है। और अगर पूछ लिया जाएगा कि विषुवत रेखा पर, ठीक है, सॉरी, हाँ, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? तो वह कांगो नदी है। तो हम लोग देख लिए कि कर्क रेखा पे काटने वाले 2 बार कौन सा है? तो माही नदी 2 बार काटता है। लिम्पोपो नदी जो है वो 2 बार काटता है किसको? तो वो काटता है आपका मकर रेखा को 2 बार काटता है, ठीक है। और अब ये जो है कांगो नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? तो घाघरा नदी जो है वो गंगा में मिलता है कहाँ पे? तो छापरा में मिलता है, छापरा में, ये ध्यान रखना है। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से ये निकलती है। इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है 25 किलोमीटर लंबाई है इसका, ठीक है। और ये जो है अलकनंदा और, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में आकर के, यानी कि यहाँ ये हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में आकर के जब मिलता है तो उसी समय ये गंगा नाम कहलाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी जो कौन है? वो है आपका गंडक है, सोन है, कोसी है। तो गंडक नदी कहाँ में मिलता है? ये जो गंडक नदी सोनपुर में आके मिलता है गंगा में। सोन नदी जो है वो दानापुर या पुनपुन के पास आकर के मिलता है गंगा में। और कोसी नदी जो है, कोसी नदी कहाँ पर मिलता है? तो कोसी नदी गंगा में मिलता है कुरुशेला के निकट, कुरुशेला के पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो पहाड़ी है वो आपका सतपुड़ा पहाड़ी है। कौन सा है? सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है, ठीक है, अमरकंटक है। और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो आपका मुल्ताई है, ठीक है, मुल्ताई, ठीक है, मुल्ताई है, जो सतपुड़ा पहाड़ी पे स्थित है, बैतूला जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी का जो लंबाई है वो कितना है? तो नर्मदा नदी का लंबाई जो है वो आपका 13-12 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी का लंबाई कितना है? तो 724 किलोमीटर है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो इलाहाबाद का जो संधि हुआ था 2 हुआ था, कौन कौन सा? तो एक तो हुआ था पहला, ठीक है, एक 2 हुआ था, वो हम बताते हैं हम लोग। तो ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? तो बक्सर के युद्ध जो हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद किया गया था। और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में कौन कौन सा भाग लिया था? तो अंग्रेज की तरफ से था हेक्टर मुनरो भाग ले रहा था, और भारत की तरफ से सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम
द्वितीय जो था वो भाग लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद का 2 संधि कब कब हुआ था। तो इलाहाबाद का पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 में किसके किसके बीच में, तो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। दूसरा संधि होता है 16 अगस्त 1765 को, कब होता है, तो ये होता है आपका किसके किसके बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजा उदौला के बीच में होता है। इलाहाबाद को एक बार भारत की राजधानी बनाया गया था, एक दिन के लिए मात्र, कब बनाया गया था, तो ये राजधानी बनाया गया था आपका 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद को भारत का एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके अभी कर दिया गया है प्रयागराज, ये भी आपको ध्यान में रखना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो दिया गया पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो भारत के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा का जो लंबाई है वो कब 40-96 किलोमीटर है, कितना है, तो 40-96, और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश ही, ठीक है। तो हम लोग क्रम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बांग्लादेश, ठीक है, सबसे पहला है बांग्लादेश, उसके बाद है चीन है, उसके बाद है आपका पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के बाद क्या है, तो नेपाल है, ठीक है। नेपाल के बाद क्या है, तो म्यांमार है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, आप देख लीजिएगा आप लोग। भूटान है उसके बाद है अफगानिस्तान है, ठीक है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है, तो 40-96 किलोमीटर। उसके बाद आपका चीन, तो चीन कितना सीमा साझा करता है, तो 34-88 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो 33-23 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल सीमा साझा करता है कितना, तो 17-51 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार है, तो म्यांमार है 16-43 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है, 16-43 किलोमीटर। उसके बाद भूटान है 699 किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कभी कि सबसे ज़्यादा किसका, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर, और सबसे कम कौन सा, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप की किस भाग में है। तो बांग्लादेश एशिया महादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है, किसमें, तो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित जो पड़ोसी देश है वो आपका पाकिस्तान स्थित है, और पाकिस्तान के बाद अगर बोलेगा तो कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका कि अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान जो है वो बखान गलियारे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बखान गलियारा से जो है वो जुड़ा गया है। और इससे 2 जुड़े हैं, कौन कौन सा, तो भारत तो जुड़ा ही है, उसके बाद जो है चीन भी जुड़ा है इस गलियारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है वो आपका लेह को जाना जाता है, ठीक है, लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ये खींचा गया आपका कहाँ पे खींचा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पे खींचा गया है, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पे, ठीक है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो 1914 में इसका निर्धारण होता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो नेफा था, NEFA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है फुल फॉर्म इसका नेफा का, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप के अंग था। तो भारतवर्ष जो था वो जम्मू द्वीप का अंग था, किसका, तो जम्मू द्वीप का अंग था भारतवर्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का धुर, ठीक है, धुर दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी की है। तो दक्षिण धुर जो है भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो कितना है, तो 876 किलोमीटर दूरी है, 876 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जो है वो अलग करता है, कौन सा, तो पंबन द्वीप अलग करता है, ठीक है, कौन सा द्वीप, तो पंबन द्वीप अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री और 11 डिग्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है मिनिकॉय से, ठीक है, मिनिकॉय को किससे अलग करता है, तो ठीक है, लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से। उसके बाद 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव से, ठीक है, मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है, मिनिकॉय को। उसके बाद 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को अलग करता है, और उसके बाद 11 डिग्री चैनल जो है वो अमीनी से कालानौर को अलग करता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, और नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो है आपका, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेकर के, ठीक है, 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर कितना है, तो 68 डिग्री 7 से लेकर के, ठीक है, 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री, ठीक है, 25 तक, ठीक है, पूर्वी देशांतर है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, यह ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पूर्वी बिंदु के बारे में, उसके बाद है पश्चिमी बिंदु और उसके बाद है आपका उत्तरी बिंदु। तो ये 3 बिंदु भी हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? तो किबीथू कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है किबीथू। उसके बाद जो है आपका पश्चिमी बिंदु जो है वो आपका गुहार मोती है। कहाँ पे? तो गुहार मोती कहाँ पे है? तो गुजरात में है। उसका उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल कहाँ पे है? तो इंदिरा कोल जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बीई, ठीक है, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो भारत का राजा और ब्रिटेन का जो महारानी था वो कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। लेकिन उस समय भारत का राजा कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर था। ठीक है, तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? तो 31 दिसंबर 1600 को इसका स्थापना होता है। तो उस समय कौन था? अकबर। और अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर के 1605 तक। तो इसमें इसी के बीच में ये डेट आता है, तो ये कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? तो दूसरा अंग्रेज यात्री जो था वो सर टॉमस रो था। कौन था? तो सर टॉमस रो था। और पहला कुछ पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका हॉपकिंस हो जाएगा। ठीक है, हॉपकिंस हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कब आया था हॉपकिंस? तो 1608 में आया था। और सर टॉमस रो कब आया था? तो 1615 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला कारखाना स्थापित किया गया है 1608 में। कहाँ पे? तो सूरत में स्थापित किया गया था। और दूसरा कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1760 में बॉन्डीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और, ठीक है, अंग्रेज विशेष फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, फ्रांसीसी के बीच। और इसी युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। उसके पहले एक युद्ध होता है वेदरा के युद्ध 1759 में। और इस युद्ध किसके बीच में? तो अंग्रेज और डच के बीच में युद्ध होता है, और इसमें भी डच का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है? तीसरा कर्नाटक युद्ध, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो जाता है। ठीक है, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो जाता है। तो इसका 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कौन कौन सा, ये हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक था? तो 1745 से लेकर के 46 तक था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक था? तो 1749 से लेकर के 54 तक था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो 1756 से लेकर के 63 तक था। पहला कौन सा संधि के तहत? तो एला शाफल संधि के तहत समाप्त होता है। दूसरा पांडुचेरी के संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है, पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त होता है। और तीसरा जो है वो पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता है। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, संधि वाला भी याद रखिएगा, और कर्नाटक कब कब युद्ध हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? तो पूर्णतः सत्ता को स्थापित किया था कौन सा युद्ध के बाद? तो बक्सर के युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और इसका नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? तो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुंडो था, और भारत की तरफ से मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय नेतृत्व कर रहा था। इससे पहले पूछेगा कि ठीक है, ब्रिटिश जो था यानी कि अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित कब किया था? तो स्थापित करने का काम किया था प्लासी के युद्ध में ही 1757 में ही स्थापित कर लिया था। लेकिन पूर्णतः बोलेगा तो बक्सर के युद्ध के बाद स्थापित किया था, जो हुआ था कब? तो 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अक्रिय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अक्रिय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो था वो कौन सा क्षेत्र था? सॉरी, अफीम उत्पादन के लिए यहाँ पे होगा। यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है, यहाँ पे अफीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अफीम। तो वो बिहार था। ठीक है, कौन था? तो बिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, वो आपका कौन है? तो सर जॉन चाइल्ड है। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेज रॉल्फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो अंग्रेज रॉल्फिंच जो था वो अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। ये कब आता है? तो ये आता है आपका, ठीक है, रॉल्फिंच होना चाहिए, क्रिंच यहाँ पे दिया गया है, रॉल्फिंच होगा। ठीक है, फिंच होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये आया था कब? तो 1585 में आया था। और अकबर का कार्यकाल था 1556 से लेकर के 1605 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि 1611 में मुगल बादशाह के किस अंग्रेजों ने व्यापारिक अनुमति लेकर सफल हुआ था। तो 1611 में मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ था, वो कौन था। तो वो था आपका जॉन मिडलसन था, ठीक है, मिडल्टन था। जॉन मिडल्टन जो था वो पहला सफल हुआ था, लेकिन पूर्णतः बोलेगा तो हो जाएगा टॉमस था, ठीक है, टॉमस रो। पूर्णतः अगर बोलेगा तो कौन हो जाएगा, टॉमस रो जो था वो सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज में 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे। तो मुआवजा के तौर पर वसूल किया था वो था कौन, क्या था, तो वो था आपका औरंगजेब किया था, ठीक है, औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने, और ठीक अंग्रेजों ने, मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे। तो औरंगजेब से वसूल किया था। औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से लेकर के 1707 तक कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर में घोषित किया था। तो पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था कहाँ पे, तो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन सा था। तो अंग्रेज के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी जो है वो कौन था, तो वो था आपका कौन था, तो डेनिस था, ठीक है, डेनिस था। कब आया था, तो 1616 में आया था, ठीक है। तो एक बार आने वाला जो कंपनी का क्रम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद आया था डेनिस आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आया था, उसके बाद स्वीडिश आया था, ठीक है। एक बार स्थापना का क्रम हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि पुर्तगाली ये यूरोपीय कंपनी का जो स्थापना था उसका क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता 1498 में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1731 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था। तो ये हुआ था किस शासक के काल में, तो उस समय जो था वो लुई 14वां था। कौन था, तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले यूरोपीय के क्रम को लिखना है, बताना है कौन कौन सा पहले आए थे। तो सबसे पहले आया था कौन, तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद आया था डच, उसके बाद आया था कौन, अंग्रेज आया था, ठीक है, कौन आया था, तो अंग्रेज आया था। अंग्रेज के बाद आया था डेनिस, ठीक है, अंग्रेज के बाद कौन था, डेनिस आया था। और डेनिस के बाद आया था फ्रांसीसी, ठीक है, डेनिस के बाद फ्रांसीसी आया था। और उसके बाद आया था स्वीडिश आया था। कौन आया था, तो उसके बाद स्वीडिश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था। तो 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रहा था, तो 1856 से लेकर के 62 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने में ठीक है संभव बनाया था। तो ये संभव बनाया था 1861 का अधिनियम, ठीक है, 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था। तो बजट पर, ठीक है, बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान हुआ था 1892 का अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के सचिव, ठीक है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्गत किया गया था। तो सचिव का पद जो था वो 1858 के, ठीक है, अधिनियम के द्वारा जो था वो निर्गत किया गया था। और पहले सचिव बने थे लॉर्ड ऑस्ट्रेनले बने थे। कौन बने थे, तो लॉर्ड ऑस्ट्रेनले बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। तो पृथक निर्वाचन के लिए व्यवस्था किया गया था कौन सा अधिनियम, तो 1919 का, सॉरी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, ठीक है, सुधार अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो स्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 का, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1892 के अधिनियम के भारत में से किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। तो 1892 के अधिनियम में से, ठीक है, अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। तो वो जो था किया गया था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो था शुभारंभ किया गया था। और 1919 में जो था वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया था। तो बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया था कब, 1860 में। किसने किया था, तो ठीक है जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, जेम्स विल्सन ने किया था, ये विधान रखिएगा, जेम्स विल्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में मांग की गई थी। तो ये मांग किया गया था कौन सा विधेयक में, तो ये मांग किया गया था स्वराज विधेयक में। ठीक है, स्वराज विधेयक में मांग किया गया था, स्वराज विधेयक में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल के या वाइसरॉय के काल में किया गया था। तो यह किया गया था आपका लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था। कब, तो यह किया गया था 1878 में किया गया था। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया गया था 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा और दांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा और दांडिया जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है, गरबा और दांडिया। लेकिन पिंडवानी कहाँ का है, तो पिंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है छऊ को। छऊ जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है, तो बिहार। ठीक है, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल का ये प्रमुख जो है वो लोक शास्त्रीय अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। तो इस तरह हम लोग, ठीक है, होमवर्क सीरीज नंबर 3 जो था वो हम लोग समाप्त कर लिए इस वीडियो में। ठीक है, होमवर्क सीरीज नंबर 3 जो था वो हम लोग बहुत अच्छे से समाप्त कर लिए हैं। और वीडियो से 2 से 3 बार अगर अच्छे से आप लोग देख लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो को अच्छे से रिवीजन करने के बाद इसका PDF निकाल करके एक बार उसमें फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद एग्जाम आने से पहले, ठीक है, 10 से 15 दिन पहले इसको अच्छे से रिवीजन करने के बाद आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये होमवर्क सीरीज। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो है होमवर्क सीरीज 1 और 2 नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।